हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कोमल बहल। दोस्तों, स्नेहन स्वेदन आस्थापन अनुवासन बस्ती के बाद अब हम पढ़ेंगे विरेचन के बारे में। विरेचन हमारी बॉडी में क्या काम करता है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, इसकी कार्मुकता क्या है, ये हार्मोनल लेवल पर कैसे काम करता है, ये दोषों पर कैसे काम करता है, स्पेशली पित्त दोष पे कैसे काम करता है, ये हमारे नर्वस सिस्टम पर कैसे काम करता है, इसकी इंडिकेशंस क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है, इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या है, इसकी मैनेजमेंट क्या है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं हम इस क्लास में पढ़ेंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इससे पहले वाली जो क्लासेस हैं स्नेहन पर, स्वेदन पर और आस्थापन और अनुवासन वस्ती पर आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज़ उसके रिगार्डिंग डाउट क्लियर करने के लिए ग्रुप में मैसेज करिए। अगर आप चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर डाउट पे कोई वीडियो बने तो हम आपको वीडियो भी बना कर देंगे। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तत्र दोष हरणम अधोभागम विरेचन संज्ञाकम। जैसा कि आचार्य चरक ने कल्पना स्थान में 1/4 में कहा है कि दोषों को अधोभाग से बाहर निकालना विरेचन कहलाता है। अधोभाग को हम यहाँ गुदा के फॉर्म में लेंगे, एनस को कहेंगे अधोभाग। अ प्रोसेस बाय विच dosha move in downward direction and excreted through the anus. This is called विरेचन। दोष को डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करा के एनस के थ्रू एलिमिनेशन करना, रिमूव करना विरेचन कहलाता है। ये एक मेडिसिनल परगेशन थेरेपी है जिससे पित्ता जो दोष है वो बैलेंस में आता है और टॉक्सिन्स रिमूव होते हैं और इसीलिए हमारा जो ब्लड है वो प्योरीफाई होता है। ये एक थेरेपी है हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक को क्लीन करने की। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ड्यूडेनम से नीचे जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है आपका एनस तक, उसको क्लीन करना विरेचन थेरेपी कहलाता है। एंड अबव ड्यूडेनम जो जीआई ट्रैक है उसको हम वमन इसे क्लीन करते हैं। दोस्तों, विरेचन थेरेपी दोषों के स्थान संशय को प्रिवेंट करती है और धातुगत जो जमा हुआ आम होता है, मतलब कि जो अनडाइजेस्टेड टॉक्सिन्स होते हैं जो माइक्रो लेवल पर एक्यूमुलेटेड होते हैं, उनको कोष्ठ में लाके फर्दर लोअर गट से एनस के थ्रू रिमूव करते हैं। एंड विरेचन ऑल्सो कॉज वात अनुलोमना, वात अनुलोमन भी करता है विरेचन द्रव्य। और इसीलिए अपने इसी एक्शन से, इसी वे से ये संप्राप्ति यानी कि डिजीज़ की पैथोजेनेसिस को ब्रेक डाउन करते हैं और डिजीज़ कॉज नहीं होने देते। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ विरेचन ड्रग्स। विरेचन ड्रग्स यानी कि विरेचन द्रव्य जो हम प्रयोग करते हैं वो हमारे शरीर पर किस तरह से एक्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सिस्टेमिक एक्शन। जैसा कि आचार्य चरक ने कहा है, जब हम विरेचन द्रव्य का ओरल इनटेक करते हैं या अपने पेशेंट को ओरल इनटेक करवाते हैं, दे गेट एब्जॉर्ब्ड इन आवर बॉडी और ये माइक्रो एंड मैक्रो चैनल्स यानी कि स्रोतों में ये पहुंच जाते हैं जहां पर दोष एक्यूमुलेटेड होते हैं। ये जहाँ पर दोषों का संघात होता है स्रोतों में, वहाँ पे दोषों को ब्रेक डाउन करके कोष्ठ में लेकर आते हैं और फिर कोष्ठ से दोष एनस के थ्रू बाहर निकलते हैं। इस तरह से ये हमारे बॉडी पर एक सिस्टेमिक एक्शन करते हैं। लोकल इफेक्ट इसका कैसे होता है? क्योंकि मैंने कहा कि दोष जो होते हैं स्रोतों से, जो बहुत सारे शरीर में स्रोत होते हैं, सैकड़ों चैनल्स होते हैं, उसमें से दोषों को निकालकर कोष्ठ में लाते हैं। तो ये तो हो गया सिस्टेमिक इफेक्ट। लोकली ये क्या करते हैं, जो कोष्ठ है यानी कि हमारा जो इंटेस्टाइन है, वहाँ से दोषों को एक्सपेल करते हैं आउट ऑफ आवर बॉडी थ्रू द एनल कैनाल बाय परगेशन। ये विरेचन थेरेपी का लोकल एक्शन होता है। इसके बाद हम देखते हैं विरेचन की कार्मुकता। दोस्तों, मोड ऑफ एक्शन ऑफ विरेचन क्या है? जो विरेचन द्रव्य होते हैं उनके गुण क्या है? उष्ण होता है, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, व्यवायी एंड विकासी। ये विरेचन द्रव्यों के गुण होते हैं। अपने इन्हीं गुणों के कारण जो इनका उष्ण, पाचन और छेदनीय और तीक्ष्ण गुण होता है, इन्हीं गुणों के कारण ये दोषों को पचाते हैं और दोषों को लिक्विफाइड फॉर्म में लिक्विफिकेशन करते हैं दोषों की, और उस फॉर्म से दोषों को ये कोष्ठ में लेकर आते हैं। एंड ये फिर कोष्ठ से बाहर कैसे निकालते हैं दोषों को? कोष्ठ से ये यानी कि इंटेस्टाइन से एनल कैनाल के थ्रू ये दोषों को एक्सपेल आउट करते हैं
ड्यू टू देयर पृथ्वी एंड जल गुण, पृथ्वी और जल गुण जो गुरु होते हैं उससे ये नीचे की तरफ दोषों को धकेल के बाहर निकालते हैं थ्रू एनल कैनाल एंड दस परगेशन अकर्स। एंड इसके बाद हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू मॉडर्न मेडिसिन विरेचन की क्या मेडिसिन्स होती हैं। जैसे कि जो बल्क फॉर्मिंग विरेचन द्रव्य है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न मेडिसिन वो है डाइटरी फाइबर्स, जैसे कि इसबगोल हो गया, ब्रान हो गया। लुब्रिकेंट्स कौन से हैं, लिक्विड पैराफिन। स्टिमुलेंट कौन से हैं, सेना, कैस्टर ऑयल। ऑस्मोटिक परगेटिव्स कौन से हैं, लैक्टुलोज एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स। इनका एक्शन क्या होता है, ये जो सारे मैंने अभी बताए हैं मॉडर्न मेडिसिन के अकॉर्डिंग विरेचन मेडिसिन्स, ठीक है, परगेटिव मेडिसिन्स, ये हमारे इंटेस्टाइनल म्यूकोज़ा पर एक्ट करती हैं। हमारा जो इंटेस्टाइनल म्यूकोज़ा होता है उसमें से जो वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट की नेट एब्जॉर्प्शन जो है डिक्रीज़ हो जाती है, जिससे वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट दे गेट रिटेन्ड इन द इंटेस्टाइन, वो इंटेस्टाइन में ही पड़े रहते हैं। एंड जिसके कारण इंटेस्टाइन का यानी कि कोलोन का कंटेंट जो है वो बढ़ जाता है और स्टूल को नीचे की तरफ धकेलता है और इस तरह से स्टूल पेशेंट की बॉडी से एनल कैनाल के थ्रू इवैक्यूएट हो जाता है। मतलब मेन इनका एक्शन इंटेस्टाइनल वॉल पर, इंटेस्टाइनल म्यूकोज़ा पर होता है। इरिटेंट एक्शन ऑफ विरेचन ड्रग्स। दोस्तों जो विरेचन द्रव्यों का इरिटेंट जो एक्शन होता है वो क्या करता है हमारे स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन पर। ये हमारी बड़ी और छोटी आंत यानी कि स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल में इन्फ्लामेशन कॉज करता है, एक सोजिश कॉज करता है और इसीलिए जो इंटेस्टाइनल वॉल होती है उसमें म्यूकोज़ा इरिटेट हो जाता है, जिससे उसकी सिक्रीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इसी के साथ इंटेस्टाइन की मोटिलिटी भी बढ़ जाती है। मतलब इंटेस्टाइनल वॉल की जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो भी बढ़ जाती है। एज अ रिज़ल्ट पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ने के कारण और सिक्रीशन बढ़ने के कारण फ्लूइड का कंटेंट ज़्यादा हो जाता है कोलोन में, विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लूज टूल्स। अब इनका नर्व्स पे क्या एक्शन रहता है। देखिए विरेचन का जो एक्शन है वो नर्व्स पे एंड हार्मोनल लेवल पर भी माना गया है। जो हमारी वेगस नर्व होती है, जो हमारी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट नर्व होती है, वो विरेचन जो द्रव्य हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कई विरेचन द्रव्य स्टिमुलेंट होते हैं जैसे कि सेना या कैस्टर ऑयल, ये इस नर्व को स्टिमुलेट कर देते हैं, जिसके कारण ये नर्व पैनक्रियास और लीवर को सिग्नल्स भेजती है टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर सिक्रीशंस एंड गॉल ब्लैडर की भी कॉन्ट्रैक्शन करवाती है, जिससे बाइल की सिक्रीशन भी बढ़ जाती है। एंड जो ब्रूनर्स ग्लैंड होते हैं, आपने पढ़ा होगा कि डियोडनम में ब्रूनर्स ग्लैंड होते हैं, उनमें से म्यूकस की सिक्रीशन भी बढ़ जाती है वेगस नर्व के स्टिमुलेशन से। तो पैनक्रियास, लीवर, गॉल ब्लैडर, ब्रूनर्स ग्लैंड, इन सब की सिक्रीशंस बढ़ने लगती है और इसके साथ ही जो इंटेस्टाइनल वॉल होती है उसकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी बढ़ने लगती है, जिससे जो सेक्रल और लंबर प्लेक्सिस होते हैं वो इरिटेट हो जाते हैं और इसका रिजल्ट क्या होता है, जो हमारा एनल स्फिंक्टर होता है, जो इलियोसिकल स्फिंक्टर होता है, ये स्फिंक्टर्स रिलैक्स हो जाते हैं, जिसके थ्रू ये सारी जो सिक्रीशंस इकट्ठी हो गई हैं इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, ये सारी सिक्रीशंस प्रोपेल्ड आउट, एक्सपेल आउट हो जाती हैं एंड दस इट इज़ कॉल्ड परगेशन। ये प्रोसेस जो है परगेशन कहलाता है। इवन हार्मोनल लेवल पे इसका इफ़ेक्ट कैसे होता है, कई हार्मोन्स जैसे कि सिक्रीटिन एंड कोलेसिस्टोकाइनिन ये इरिटेट हो जाते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि इन पर एक स्टिमुलेटिव इफ़ेक्ट होता है विरेचन द्रव्य का, जिसके कारण ये हार्मोन्स जो स्मॉल इंटेस्टाइन की सिक्रीशंस होती है उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। और इसके साथ ही जो लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल होती है, मैंने आपको पहले बताया, वो इरिटेट हो जाती है वॉल, तो म्यूकस ज़्यादा सिक्रीट होता है क्योंकि उसको जो इरिटेटिंग फैक्टर्स हैं विरेचन द्रव्य के उसको डाइल्यूट करना होता है। तो उसको डाइल्यूट करने के लिए इंटेस्टाइनल वॉल ज़्यादा से ज़्यादा एल्कलाइन म्यूकस को सिक्रीट करती है और इसके साथ ही वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स की एब्जॉर्प्शन को कम कर देती है, ताकि वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स भी उसके अंदर रिटेन हो जाएं और इरिटेटिंग फैक्टर्स को डाइल्यूट करने लगे। तो ये सारा कंटेंट कोलोन का इंक्रीज़ होके जो फीसिस होते हैं, स्टूल होता है, उसका जल्द से जल्द एक रैपिड मूवमेंट करवाता है नीचे की तरफ, एक प्रेशर कॉज करता है स्टूल पर नीचे की तरफ, ताकि वो एनएस के थ्रू एक्सपेल आउट हो जाए। तो हार्मोनल लेवल पर भी इसका ये एक्शन रहता है ऑन सिक्रीटिन एंड कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन्स। आइए देखते हैं कैसे
विरेचन द्रव्यों से या फिर विरेचन थेरेपी जो है उससे बॉडी में जो प्रकोपित पित्त है वो कैसे एलिमिनेट होता है। देखिए, जो विरेचन द्रव्य होते हैं उनका सीधा सीधा इफेक्ट होता है कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन पर। कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन फिर क्या करता है, स्टिमुलेट करता है गॉल ब्लैडर को, जिससे गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड इससे गॉल ब्लैडर के अंदर से बाइल निकलता है। और दूसरी ओर गॉल ब्लैडर के कॉन्ट्रैक्शन से ही एक स्टिमुलेशन मिलती है पैनक्रियास को, जिससे पैनक्रियास से कुछ हार्मोन्स कुछ एंजाइम्स जो होते हैं, जिसे हम डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहते हैं, वो सिक्रीट होते हैं। तो गॉल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन से गॉल ब्लैडर में से बाइल सिक्रीट होता है, जिसमें बाइल एसिड्स, बाइल पिगमेंट्स, कोलेस्ट्रॉल वगैरह सब कुछ होता है। एंड दूसरी और पैनक्रियास से डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट होते हैं। ये दोनों मिलके डिओडेनम में जाते हैं और इन दोनों को हम पित्त की फॉर्म में ले सकते हैं। बाइल एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑल आर कॉल्ड पित्ता इन आयुर्वेद। तो ये जो पित्त होता है वो कोष्ठ में आता है और इस तरह से कोष्ठ से परगेशन के थ्रू एनल कैनाल से ये एक्सपेल आउट हो जाते हैं। तो इस तरह से पित्त जो है सबसे पहले गॉल ब्लैडर से और पैनक्रियास से निकलता है एंड देन कोष्ठ में यानी कि डिओडेनम में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में आके एनस के थ्रू एक्सपेल आउट यानी कि एक्सक्रीट हो जाता है थ्रू परगेशन। एरिया ऑफ एक्शन ऑफ विरेचन। विरेचन का एरिया ऑफ एक्शन क्या रहता है? विरेचन मेनली पित्त दोष पर एक्ट करता है। पित्त स्थानगत अल्प कफ दोषा एंड कफ स्थानगत बहुपित्त दोषा पर इसका एक्शन होता है। ठीक है, और इसके गुण क्या होते हैं विरेचन द्रव्य के? देखिए, जो इसका उष्ण गुण होता है वो दोषों का पाचन करता है एंड दोषों का लिक्विफिकेशन करता है। जो तीक्ष्ण गुण होता है वो पाचन और छेदन करता है दोषों का। और सूक्ष्म गुण जो विरेचन द्रव्य का होता है उसके कारण ये विरेचन द्रव्य दोषों को कोष्ठ में लाते हैं। एंड व्यवहारिक गुण से ये हमारी बॉडी में ईजिली एंड क्विकली स्प्रेड आउट होके अपना एक्शन परफॉर्म करने लगते हैं। विकासी गुण जो होता है इसमें, इसके कारण ये दोषों को स्रोत यानी कि चैनल से सेपरेट कर देते हैं और फिर कोष्ठ में ले आते हैं। तो अपने इन्हीं गुणों के कारण विरेचन द्रव्य अपने एक्शन परफॉर्म कर पाते हैं। नेक्स्ट इज प्रीलिमिनरी प्रोसीजर। अब प्रीलिमिनरी प्रोसीजर में 3 स्टेप्स आते हैं। सबसे पहला है कि कलेक्शन ऑफ घृत। जो घृत हमने कलेक्ट करना है पेशेंट के स्नेहन के लिए, इंटरनल ओलिएशन के लिए, क्योंकि विरेचन जो है मेन प्रोसीजर है, उससे पहले हमें स्नेहन करवाना होगा पेशेंट का। तो जो घृत है वो उसमें तिक्त घृत चूज़ कर सकते हैं, महातिक्त घृत, पिपल्य आदि घृत, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट स्टेप हो गया कलेक्शन ऑफ घृत। सेकेंड स्टेप है कि हमने विरेचन योग बनाना है विरेचन हर्ब्स को कंबाइन करके। एंड थर्ड स्टेप है कि हमने इमरजेंसी कंडीशन में जब कॉम्प्लिकेशन वगैरह आ जाए तो उसके लिए पहले ही कुछ हर्ब्स, कुछ द्रव्य अपने क्लिनिक पर रखने हैं, जैसे कि शंखवटी, संजीवनी वटी, कुटजघंड वटी, कर्पूर रस, जाति फलादि चूर्ण। एंड नेक्स्ट इज आतुर परीक्षा। हमने पेशेंट को एग्जामिन करना है कि वो विरेचन के योग्य है कि विरेचन के योग नहीं है। तो इसमें सबसे पहले आपकी आ जाती है दशविध परीक्षा और डोज डिटर्मिनेशन करनी है अकॉर्डिंग टू द कोष्ठ, अग्नि एंड दोष ऑफ द पेशेंट। एंड नेक्स्ट इज हमने पेशेंट की मेंटल कंडीशन को भी एक्सेस करना है कि उसकी मेंटल कंडीशन कैसी है, वीक है कि स्ट्रॉन्ग है, वो विरेचन को टॉलरेट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। एंड उसे काउंसिल भी करना है अबाउट द होल कंडीशन इन एडवांस। एंड नेक्स्ट इज हमने विरेचन जो योग है वो पेशेंट के डिजीज़ के बेस पर बनाना है। जो विरेचन योग में द्रव्य पड़ेंगे वो हर्ब्स हमने पेशेंट के दोष, डिसीज़ के, व्याधि के बेसिस पर चूज़ करने हैं। फॉर एग्जांपल, अगर वातज व्याधि है तो उसमें हमने विरेचन करवाना है त्रिवृत चूर्ण और शुंठी से। ठीक है, और अगर पैथिक व्याधि है तो उसमें त्रिवृत चूर्ण और मुनक्का क्वाथ, और इसी तरह से अगर कफज व्याधि है तो उसमें त्रिफला क्वाथ और त्रिकटु चूर्ण से विरेचन करवा सकते हैं पेशेंट को। कॉन्ट्राइंडिकेशंस फॉर विरेचन। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है? सुकुमार, नवज्वर, अति स्थूल ओबेसिटी, अति कृश, चाइल्ड, एल्डरली, आधमान, शल्य अर्दित और अल्प अग्नि, आफ्टर निरू, अजीर्ण, कई सारी कंडीशंस हैं जिसमें विरेचन नहीं देना चाहिए। ये सब आपको स्टडी मटेरियल में मिल जाएगा, जैसे कि एक्सेसिव जनरलाइज्ड वीकनेस,
ड्यूरिंग फास्टिंग फास्ट रखा हो तो सेक्सुअल इंडल्जेंस, जैसे कि अति मैथुन में सेक्सुअल इंडल्जेंस। ओके, तो कई ऐसी कंडीशंस हैं। और इसके बाद जो इंडिकेशंस हैं जिसमें विरेचन देना चाहिए वो हैं जैसे गलगंड, ग्रंथि, शिरशूल, उदावर्त, स्किन डिजॉर्डर्स में स्पेशली, फीवर में, डायबिटीज़ मेलाइटिस में, फिस्टुला पाइल्स, ऐसी कई सारी कंडीशंस हमने मेंशन करी है अपने स्टडी मटेरियल में, आप देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज हाउ टू डिसाइड द डोज ऑफ विरेचन द्रव्य योग। जो अब विरेचन द्रव्य आपने हर्ब्स तो चूज़ कर लिए हैं उसके दोष या उसकी व्याधि के अकॉर्डिंग, लेकिन अब जो हर्ब्स है उसकी डोज कैसे देनी है वो भी पेशेंट के कोष्ठ के अकॉर्डिंग देनी है, अग्नि के अकॉर्डिंग देनी है। वो कैसे, देखिए, अगर पेशेंट का मृदु कोष्ठ है तो विरेचन जो द्रव्य है मृदु होने चाहिए और अल्प मात्रा में होने चाहिए। अगर क्रूर कोष्ठ है तो विरेचन द्रव्य तीक्ष्ण होने चाहिए, तीक्ष्ण द्रव्य विद उत्तम मात्रा। ठीक है, अगर कोष्ठ अननोन है, सपोज आपको पेशेंट का कोष्ठ के बारे में नहीं पता चल पा रहा है, तो आपने एक ही तरीका अपनाना है कि आपको विरेचन मेडिसिन जो है वो लो डोज में देनी है। ठीक है, आप 2 बार भी दे सकते हैं पेशेंट को लो डोज में विरेचन द्रव्य, विरेचन योग जो आपने बनाया है, ताकि जो दोष है वो स्मॉल क्वांटिटी में पेशेंट की बॉडी में से इवैक्यूएट हो पाएँ। नेक्स्ट इज अग्नि। अग्नि जो है अगर तीक्ष्ण अग्नि है तो उस कंडीशन में औषध जो है वो तीक्ष्ण औषध होनी चाहिए एंड क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए। एंड मंद अग्नि में मृदु औषध इन लो क्वांटिटी। और पेशेंट का बल भी देखना है एंड इसके साथ अमाउंट ऑफ द दोषा विशिएटेड। अगर दोष प्रकोपित हैं देखना है कि कितने अमाउंट में प्रकोपित हैं। अगर दोष प्रकोपित है कम अमाउंट में तो मृदु विरेचन देना है, एंड अगर ज़्यादा अमाउंट में प्रकोपित है तो तीक्ष्ण विरेचन देना है। कफज दोष है तो तीक्ष्ण उष्ण कटु रस द्रव्यों से विरेचन देना है। देखिए, बेसिक कंसेप्ट तो वही है, पित्तज में मधुर और जो स्वीट द्रव्य होते हैं उनसे देना है, और वातज में स्निग्ध उष्ण द्रव्य से विरेचन देना है। इसके बाद आता है कि स्निग्ध विरेचन। स्निग्ध विरेचन क्या होता है, व्हेन पित्त दोष इज एसोसिएटेड विद वाता दोषा। देखिए, विरेचन का एक्शन होता है पित्त दोष पे। अगर पित्त दोष के साथ वात दोष भी एसोसिएट है तो हम सिंपली कैस्टर ऑयल से विरेचन दे सकते हैं, या फिर कैस्टर ऑयल में हरीतिकी फल चूर्ण को मिला के उसको विरेचन करवा सकते हैं। और इसी तरह से जो रूक्ष विरेचन होता है उसमें, रूक्ष विरेचन में क्या होता है कि जब पित्त दोष इज एसोसिएटेड विद कफा दोषा, इन दैट केस हमें उसको त्रिवृत लेहम से विरेचन करवाना चाहिए। और त्रिवृत लेहम की डोज कितनी होती है, 20 to 30 ग्राम्स डोज में होता है, या फिर हम उसे 12 ग्राम की डोज में त्रिवृत का पेस्ट बना के भी दे सकते हैं। नेक्स्ट इज कि जो तमक श्वास के रोगी होते हैं, ब्रोंकियल एस्थमा के पेशेंट्स हैं, उन पर विरेचन थेरेपी परफॉर्म करी गई थी, और उसी रिसर्च स्टडी के बारे में मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले उन्होंने क्या करा कि पेशेंट को एक्सेस किया। पेशेंट के असेसमेंट के दौरान उन्होंने पेशेंट का अग्नि बल, देह बल और प्रकृति ये सब रिकॉर्ड किए। फिर उसके बाद उन्होंने पेशेंट्स के सिम्टम्स रिकॉर्ड किए, जैसे कि वीजिंग हो गया, प्रतिलोम वायु, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपीरेशन, एंड इसके अलावा डिस्निया और चोक्ड थ्रोट एंड डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, एंड जैसे कि एक जो श्लोक में आता है एक वर्ड आसीनो लभते सौख्यम, मतलब कि पेशेंट फील्स कंफर्टेबल इन ऑर्थोपनिया पोजीशन। तो ऐसे कई जो हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, तो ऐसे कई जो सिम्टम्स हैं उन्होंने पेशेंट के रिकॉर्ड करे। उसके बाद उन्होंने पेशेंट के कई ब्लड टेस्ट परफॉर्म करे, जैसे कि CBC जिसमें टोटल ल्यूकोसाइट काउंट आता है, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट आता है, हीमोग्लोबिन परसेंटेज, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, स्टूल रूटीन, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, फिर यूरिन रूटीन करवाया, फिर उनका चेस्ट एक्सरे करवाया, तो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करवाया जिसमें उनकी ब्रीदिंग, ब्रेथ होल्डिंग कैपेसिटी एंड पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट ये सब रिकॉर्ड किए गए। तो उन्होंने क्या प्रोसीजर किया पेशेंट पर, सबसे पहले तो उन्होंने पेशेंट का स्नेहन करवाया। ठीक है, हम जैसे मैंने आपको बताया था कि स्नेहन पहले करवाना है ताकि दोष जो जमे हुए हैं वो लूज़ हो जाए, कोष्ठ में आ जाए, उसके बाद वो बाहर निकल जाए शरीर से। तो सबसे पहले स्नेहन यानी कि इंटरनल ओलिएशन करवाई तिल तेल से, जो कि डे 1 में उन्होंने 40 ml दिया, डे 2 पे उन्होंने 80 ml दिया। ऐसे ही बढ़ाते बढ़ाते उन्होंने 5 दिन उनको इंटरनली ओरली स्नेह पिलाया 200 ml तक। 5th डे उन्होंने 200 ml तक स्नेह पिलाया, जिससे जो सम्यक स्नेहन के लक्षण पेशेंट में आ जाते हैं।
जब सम्यक स्नेहन के लक्षण पेशेंट में नोट करे उन्होंने, फिर उसके बाद उन्होंने एक्सटर्नल ओलिएशन की, उसकी बॉडी को मसाज किया, तिल तेल एडेड विथ सेंधव लवण, ठीक है, पर्टिकुलरली ऑन द चेस्ट एंड द बैक रीजन ऑफ द पेशेंट, ठीक है। उसके बाद उन्होंने स्निग्ध त्वचा, ये सब जब सम्यक एक्सटर्नल स्नेहन के लक्षण देखे, जैसे कि स्मूथनेस ऑफ द स्किन एंड स्निग्ध पुरीश और उत्क्लेश, ये सब लक्षण देखे, तो उन्होंने 2 दिन तक पेशेंट को स्वेदन करवाया, ठीक है। स्वेदन उन्होंने कैसे करवाया, उन्होंने पेशेंट को 9 से 10 ब्लैंकेट्स दे दिए और पेशेंट को एक्सेस जब स्वेटिंग होने लगी, सम्यक स्वेदन के लक्षण आने लगे, फिर उन्होंने विरेचन थेरेपी यानी कि मेन प्रोसीजर परफॉर्म करवाया। उसके अगले दिन उन्होंने सुबह 9 बजे, जब कफ काल होता है, तब पेशेंट को आरगवद फल मज्जा का खाली पेट एम्प्टी स्टमक क्वाथ पिलाया और फिर विरेचन कर्म करवा के फिर अगले 5 दिन तक उन्होंने पेशेंट्स को 13 पेशेंट्स लिए थे उन्होंने इसमें, जिसमें 5 दिन तक संसर्जन कर्म फॉलोअप करवाया। एंड देन आफ्टर संसर्जन कर्म वॉज कम्प्लीटेड, उन्होंने बदर का जो फल होता है, राइप फ्रूट ऑफ बदर, जो सूखा पका हुआ बदर का फल होता है, उसको 5 ग्राम की डोज में सुबह शाम पेशेंट्स को दिया फॉर द नेक्स्ट 60 डेज विद ल्यूकवार्म वाटर। इसका इफ़ेक्ट क्या आया, पेशेंट्स के एक्सीलेंट रिजल्ट्स आए, पेशेंट को कंप्लीट रिलीफ मिला, जो भी इन्होंने क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स नोट किए। एंड उन्होंने जब इन्वेस्टिगेशंस करवाई तो उसमें ड्रास्टिक चेंज था, बहुत ही इम्प्रूव्ड रिजल्ट्स थे उनके, क्लिनिकली भी एज वेल एज लेबॉरेटरी इन्वेस्टिगेशंस में भी उन्होंने देखा, रिपोर्ट्स बहुत अच्छी आई पेशेंट की। पूर्व कर्म, आइए देखते हैं विरेचन थेरेपी हम प्रैक्टिकली कैसे परफॉर्म करते हैं। पूर्व कर्म में 3 प्रोसीजर्स आते हैं। सबसे पहले है दीपन पाचन, दूसरा है स्नेहन, तीसरा है स्वेदन। दीपन पाचन में हम पेशेंट को दीपन पाचन औषधियाँ देते हैं, शमन चिकित्सा देते हैं, ताकि उसकी जो मंदाग्नि है वो थोड़ी सी तीव्र हो सके और वो आम को ईजिली डाइजेस्ट कर पाए। एंड इसके बाद आता है स्नेहन। स्नेहन में हम सबसे पहले पेशेंट को इंटरनल ओलिएशन करते हैं, मतलब कि ओरली उसको स्नेह पिलाते हैं। देखिए, मॉर्निंग में उसको स्नेह देना है ओरली, जब उसका लास्ट इवनिंग में, मतलब नाइट में जो डिनर किया है वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाए, तो अगले दिन मॉर्निंग में उसको स्नेह देना है हॉट वाटर के साथ। और पेशेंट को एडवाइस करना है कि वॉक स्लोली, ताकि उसको स्नेह डाइजेस्ट हो जाए। और जो इंटरनल ओलिएशन है वो 3 दिन, 5 दिन या मैक्सिमम 7 डेज तक परफॉर्म करनी चाहिए, डिपेंड ऑन द अग्नि एंड द कोस्ट ऑफ द पेशेंट। तो जब तक कि उसके डिज़ायर्ड स्नेहन के, मतलब सम्यक स्नेहन के सिम्टम्स ना आ जाएं, ठीक है। अगर 5 दिन में सम्यक स्नेहन के सिम्टम्स आ जाते हैं तो 5 दिन तक स्नेहन करके आप स्वेदन स्टार्ट कर देंगे। अगर 5 दिन स्नेहन करके फिर एक्सटर्नली उसकी मसाज करेंगे, उसके बाद स्वेदन स्टार्ट कर देंगे। अगर 3 दिन में सम्यक स्नेहन के सिम्टम्स आते हैं तो 3 दिन बाद आप उसका एक्सटर्नल स्नेहन करेंगे। तो उसको जब इंटरनल ओलिएशन देनी है हम आपने 3 दिन, 5 दिन या मैक्सिमम 7 डेज तक, उस दौरान पेशेंट की डाइट जो है वो लिक्विड रहनी चाहिए, उष्ण रहनी चाहिए और प्रमाण युक्त, मतलब कि सूटेबल क्वांटिटी में उसको डाइट देनी चाहिए। बहुत ज़्यादा नहीं देनी चाहिए, बहुत कम नहीं देनी चाहिए। और जो स्नेहन है जनरली उसकी डोज हम डे फर्स्ट से वेरी स्मॉल क्वांटिटी, हरस्य सी मात्रा से स्टार्ट करके लास्ट डे तक उत्तम मात्रा तक देते हैं, ताकि जब तक कि उसको सम्यक स्नेहन के सिम्टम्स नहीं आ जाते, जैसे कि स्निग्ध पुरीश, स्निग्ध त्वचा एक्सेट्रा। और इसके बाद हम पेशेंट को एक्सटर्नल ओलिएशन, मतलब कि उसका अभ्यंग करते हैं जो मेडिकेटेड ऑयल होता है, फॉर नेक्स्ट 3 डेज़। एंड इसके बाद हम पेशेंट को स्वेदन देते हैं आफ्टर अभ्यंग। स्वेदन में बाष्प स्वेदन देना है, जिससे कि उसका पित्त ना बढ़े, क्योंकि पेशेंट अगर विरेचन करवाने आया है तो उसका पित्त दोष तो बड़ा ही होता है, एंड इसीलिए हम उसको विरेचन थेरेपी देते हैं। तो बाष्प स्वेदन से पित्त दोष बढ़ता नहीं है, एंड क्योंकि पित्त दोष अगर बढ़ेगा तो उसकी डाइजेस्टिव फायर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, और जो हम उसे विरेचन योग देंगे तो वो तीव्र अग्नि उस विरेचन योग को भी पचा जाएगी और वो अयोग की कंडीशन में आ जाएगा। तो बाष्प स्वेदन देते हैं ताकि उसका पित्त बहुत ज़्यादा ना बढ़े। इसके बाद आ जाता है प्रधान कर्म। प्रधान कर्म में हमने विरेचन योग लेना है। एंड वाग्भट आचार्य ने जैसा कहा है कि
कफ काल में 9 से 11 बजे के बीच में सुबह विरेचन योग एम्प्टी स्टमक देना चाहिए। देखिए, जो क्लिनिकल लेवल पे हम तीक्ष्ण विरेचन के लिए योग बनाते हैं, ये आपको स्टडी मटेरियल में एज इट इज़ रिटन मिल जाएगा, आप सुन लीजिए। इस योग में जो तीक्ष्ण विरेचन के लिए प्रिपेयर होता है, इसमें द्राक्षा होता है 1 तोला, आरगवत 1 तोला, हरितकी और कुटकी दोनों 1-1 तोला। द्राक्षा, आरगवत, हरितकी, कुटकी 1 तोला ईच एंड इनका 4 तोला डिकॉक्शन, ये 4 तोला टोटल क्वांटिटी होगी। इनका 4 तोला डिकॉक्शन बना के उसमें 2 तोला एरंड और 4 रत्ती इच्छा भेदी रस हम मिक्स करते हैं, ठीक है। और अगर हमें ये तो तीक्ष्ण विरेचन के लिए योग बन गया, और अगर हमें इसकी पोटेंसी या वीर्य कम करना हो, इसको कम तीक्ष्ण करना हो, तब हम इनमें से कोई भी एक द्रव्य रिमूव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पेशेंट। और अगर सिम्टम्स आ जाते हैं जैसे कि फीलिंग ऑफ हंगर, थर्स्ट, वात अनुलोमन, फीलिंग ऑफ लाइटनेस, लघुता, ऐसे सिम्टम्स अगर आते हैं पेशेंट में, तो आप समझिए कि पेशेंट में जो आपने विरेचन योग दिया हुआ है, वो योग पेशेंट ने अच्छी तरह से डाइजेस्ट कर लिया है, और फर्दर कोई मेडिकेशन मतलब ऐसे सिम्टम नहीं आते। इसका मतलब ये है कि पेशेंट ने वो योग डाइजेस्ट नहीं किया है, तो उस केस में फर्दर मेडिसिन पेशेंट को देने की ज़रूरत नहीं रहती है, ठीक है। अब शारदंधर आचार्य ने विरेचन द्रव्य की डोज किस प्रकार बताई है। देखिए, जो क्वाथ होता है, क्रूर कोष्ठ में 8 कर्ष उत्तम मात्रा है, मध्यम में 4 कर्ष एंड मृदु में 2 कर्ष, एंड सेम इज़ द डोज फॉर स्वरस। और इसमें विरेचन द्रव्य ऋतु के अकॉर्डिंग क्या होने चाहिए और उनका अनुपान क्या होना चाहिए, ये भी हमने बताया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वर्षा ऋतु है तो विरेचन द्रव्य में हमने विरेचन योग कैसे प्रिपेयर करना है। तीव्रत, कुटज बीज प्लस पिपली प्लस शुंठी, ये मिक्स करके इनका क्वाथ बना सकते हैं और विरेचन करवा सकते हैं पेशेंट को। और इसमें अनुपान क्या रहेगा, द्राक्षा रस और मधु, ये अनुपान रहेगा। शरद ऋतु में तीव्रत, दुरालभा, मुस्ता, शर्करा, उशीर, चंदन, सतल, यष्टि मधु, और इसके साथ ये जो द्रव्य हैं इनको चूज़ करना है एस विरेचन हर्ब, और इसके साथ डिकॉक्शन रहेगा द्राक्षा क्वाथ का, ठीक है। ऐसे ही हेमंत ऋतु में, शिशिर ऋतु में और वसंत ऋतु में हमने अलग अलग प्रिपरेशंस बताई हुई हैं, और उसी के अकॉर्डिंग अनुपान भी बताया हुआ है। और इसके अलावा ऑल सीजन्स में त्रिव्रत, दंती, हपुषा, सप्तला, कटुकी, स्वर्ण, ये हर्ब्स हम सिलेक्ट कर सकते हैं, गोमूत्र के साथ पेशेंट को ओरली दे सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज, आचार्य चरक ने विरेचन में वेग का डिटर्मिनेशन कैसे किया है। देखिए, अगर प्रवर शुद्धि है पेशेंट की हो गई है, तो मतलब अगर उसने 30 वेग विरेचन के 30 वेग हैं विरेचन के, मतलब 30 टाइम्स उसने स्टूल पास किया है, लो स्टूल के 30 एपिसोड्स हैं, 30 वेग हैं, तो उस केस में वेग की मतलब प्रवर शुद्धि बताई है। और अगर मध्यम शुद्धि में 20 वेग बताए हैं और अवर शुद्धि में 10 वेग बताए हैं, ठीक है। तो इसको आचार्य चरक ने वैगिकी के अंडर कंसिडर किया है। और दूसरा है कि अगर विरेचन का जो कंटेंट है, स्टूल कंटेंट 4 प्रस्थ है तो प्रवर शुद्धि, 3 प्रस्थ है तो मध्यम शुद्धि, 2 प्रस्थ है तो अवर शुद्धि, इसको आचार्य चरक ने मानकी के अंडर कैटेगराइज्ड किया है। और तीसरा है कफांता, प्रवर में भी, मध्यम में भी और अवर में भी कफ आंता है तो मतलब विरेचन कंप्लीट हो गया है, तो इसको आचार्य चरक ने आंतिकी के अंडर कैरेक्टराइज किया है। और नेक्स्ट इज, अगर सम्यक विरेचन के सिम्टम्स आ जाते हैं तो आचार्य चरक उसको टर्म क्या यूज़ करते हैं, लैंगिकी, ठीक है। वेग के लिए वेगिकी, प्रस्थ जो कंटेंट का जो मेजरमेंट है उसका उस मानिकी, और कफ अंता, अंत में कौन सा दोष निकलता है उसको आंतकी, एंड सम्यक विरेचन को लैंगिकी बोला है। एंड आतुर की परिचर्या और इंस्पेक्शन हम कैसे करते हैं। देखिए, अगर जो पेशेंट है उसको हमने विरेचन जो द्रव्य है उसके साथ हॉट वाटर दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने उसको विरेचन करवाने के लिए जायफल का योग दिया है तो जायफल के योग में गर्म पानी कभी भी नहीं देना, उसको नॉर्मल वाटर देना चाहिए पेशेंट को, ठीक है। और आतुर
परिचर्या एंड इंस्पेक्शन में आ जाता है कि उसका कंटेंट जो निकलता है वो हमें ऑब्जर्व करना चाहिए कि जैसे सबसे पहले उसको मल निकलेगा, फिर पित्त का एक्सपल्शन होएगा, फिर उसके बाद कफ होएगा एट द एंड पेशेंट को जनरलाइज्ड वीकनेस होगी, फीलिंग ऑफ लाइटनेस होगी। और ये जो सिम्टम्स हैं, अगर ये सिम्टम्स पेशेंट में आ चुके हैं और इसके बावजूद भी पेशेंट को विरेचन हो रहा है, तो संहिता में ऐसा लिखा है कि हम उसे मदन फल भी दे सकते हैं ताकि उसको विरेचन बंद होके जो विरेचन द्रव्य है ओरली वॉमिट के थ्रू आउट हो जाए। एंड इन केस ऑफ विरेचन अति योग, ये सब आता है आतुर परिचर्या इंस्पेक्शन में। विरेचन के अति योग में जब बहुत ज़्यादा विरेचन हो रहा है, एक्सेस लूज टूल्स हो रहे हैं, तो हमने वेट नहीं करना कि पेशेंट, अगर हम वेट करेंगे तो पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो सकता है, तो उसमें हमने स्तंभन थेरेपी अपनानी है। ठीक है, तो इसमें जो शीतल द्रव्य का प्रयोग करना है। स्तंभन थेरेपी क्या होती है? स्तंभन थेरेपी को हम स्तंभन ट्रीटमेंट, एस्ट्रिंजेंट ट्रीटमेंट या ब्लॉकिंग ट्रीटमेंट भी कहते हैं। ये जो हमारी बॉडी से फ्लूइड जो एक बहुत ज़्यादा एक्सपेल आउट हो रहा होता है उसको रोकता है। इसकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं स्तंभन द्रव्य की? ये कोल्ड होते हैं, मतलब कि शीत होते हैं, जिसके कारण ये जो द्रव्य हैं उसको सॉलिडिफिकेशन करते हैं और चैनल्स को ब्लॉक कर देते हैं। सूक्ष्म होते हैं, मृदु होते हैं, स्लक्षण यानी कि स्मूथ होते हैं, एंड मंद मतलब कि स्लगिश होते हैं। स्लगिश मतलब कि विस्कस होते हैं, थिक होते हैं, जिसके कारण चैनल ब्लॉकेज में इनका एक्शन अच्छा रहता है। और ड्राई भी होते हैं क्योंकि चैनल में अगर ऑयलीनेस होएगी तो स्लिपरी ज़्यादा होएगी। स्रोतों में ये ड्राइनेस कॉज करते हैं ताकि फाइनली फ्लूइड ब्लॉकेज हो जाए और विरेचन का फर्दर एपिसोड ना हो। ठीक है, तो ये थी स्तंभन थेरेपी। स्तंभन थेरेपी में हम द्रव्य कौन से यूज़ करते हैं? दाढ़ी मवले, कामधुदा रस, उशीरासफ, मुस्तारिष्टम, ये सारे द्रव्य हम अपने पेशेंट पर स्तंभन थेरेपी पे प्रयोग कर सकते हैं, जो कि हमारे क्लिनिक पर पहले से ही पड़े होने चाहिए फॉर इमीडिएट मैनेजमेंट ऑफ द कॉम्प्लिकेशन। अब देखिए, सम्यक अतियोग और अयोग की परीक्षा कैसे करते हैं। जो सम्यक योग विरेचन का अगर हुआ है तो उसमें क्या सिम्टम्स होंगे? स्रोत शुद्धि होएगी, इंद्रिय प्रसन्न होएगी, लघुता होएगी, फीलिंग ऑफ लाइटनेस, अग्नि की वृद्धि होएगी, और एक्सपल्शन ऑफ मल, पित्त, कफ, वात एंड वात अनुलोमन, फ्लैटस भी पास होगा पेशेंट को। अयोग में क्या होगा? दोष प्रकोपित होएंगे, मंद अग्नि होएगी, फीलिंग ऑफ हैवीनेस होएगी, प्रतिशाय, तंद्रा, नोजिया, रुचि, ब्लॉटिंग, ये सारे सिम्टम्स होंगे। और अति योग में क्या होगा कि दोष क्षय हो जाएगा, बॉडी एक्स होंगी, जनरलाइज्ड वीकनेस होगी, मांस धोवन सदृश स्राव होगा, मांस धोवन सदृश स्राव, वॉमिटिंग्स, रक्त क्षय हो सकता है। तो मतलब जो डिहाइड्रेशन की कंडीशंस होती हैं वो सारी कॉम्प्लिकेशंस अति योग में आ जाती हैं। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ विरेचन एंड इट्स मैनेजमेंट, विरेचन के क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं और हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले कॉम्प्लिकेशन है आधमान। रीज़न, आधमान क्यों होता है? दोष बहुलता होती है, रूक्षता होती है, अग्नि मंद होती है, और ऐसे केस में हम पेशेंट को लो पोटेंसी वाली मेडिसिन दे देते हैं। और इसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो है आधमान मतलब ब्लॉटिंग, हेडेक, पार्श्व शूल, मल मूत्र का अवरोध हो जाता है। और इसमें ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए? अभ्यंग, स्वेदन, नीरोवस्ती देनी चाहिए और अनुवासन वस्ती देनी चाहिए, फल वर्ती मतलब सपोजिटरीज का प्रयोग करना चाहिए। सेकंड इज़ परिकर्तिका। परिकर्तिका मतलब कि दुर्बल और जो वीक पेशेंट होता है, दुर्बल आतुर होता है, जिसका मृदु कोष्ठ होता है, उसको हमने तीक्ष्ण मेडिसिन दे दी, तो ऐसे केस में परिकर्तिका जैसा सिम्टम प्रोड्यूस हो सकता है, जिसमें क्या होगा कि जो एनल केनाल यानी कि जो एनस होता है पेशेंट का, उसके सराउंडिंग जो स्किन होती है उसमें कट्स लगने शुरू हो जाते हैं, पेन होता है, और ब्लड मिक्स एंड म्यूकस मिक्स्ड स्टूल पास करने लगता है पेशेंट में, तो जिसको हम फिशर भी कह सकते हैं। तो इसमें ट्रीटमेंट क्या देना चाहिए? लंघन, पाचन, रूक्षण, उष्ण भोजन और लघु आहार, यष्टि, मधु, स्नेह वस्ती देनी चाहिए। थर्ड इज़ परिस्त्राव। परिस्त्राव का क्या रीज़न है? जब बहुदोषा मतलब कि दोष बहुत ज़्यादा वृद्धि अवस्था में होते हैं और क्रूर कोष्ठ होता है, और ऐसे में हम उसको अल्प वीर्य वाली औषध दे देते हैं। तो ऐसे में
अल्प मल की प्रवृत्ति होती है, कंडू होता है, शोफ स्वेलिंग हो सकती है, इचिंग हो सकती है, और कुष्ठ गौरव हैवीनेस इन द एब्डोमेन, अग्निमंद स्थैमित्य हो सकता है, अरुचि, पांडु, ये सारे सिम्टम्स आ सकते हैं। और पेशेंट का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, हम उसे अल्प शमन वमन करवाते हैं, ठीक है, और ग्राह्य जो आसव अरिष्ट का प्रयोग करवाते हैं। एंड नेक्स्ट इज हृदय ग्रह। हृदय ग्रह मतलब कि जब हमने पेशेंट को डोज ऑफ विरेचन योग तो दे दिया है, लेकिन उसके बाद उसका वो वेग का अवरोध हो जाता है, मतलब डोज ऑफ विरेचन हैज़ बीन गिवन टू द पेशेंट एंड उसके बाद उसको हम कुछ स्तंभन द्रव्य दे देते हैं जिससे उसका वेग अवरोध हो जाता है। तो ऐसे केस में हृदय ग्रह जैसी कंडीशन हो जाती है, जिसमें सिम्टम्स आते हैं हिक्का, श्वास, कास, पार्श्वशूल, लालास्राव, ठीक है, अक्षिभ्रम, शूल, ये सारे सिम्टम्स उसमें आते हैं। तो वेग अवरोध कभी भी नहीं करना चाहिए और पेशेंट को भी वेग धारण कभी भी नहीं करना चाहिए वंस अगर हमने उनको एक बार विरेचन द्रव्य की औषधि दे दी है तो इसमें ट्रीटमेंट क्या होगा, स्निग्ध लवण स्वेद कराना चाहिए, यष्टि तैल अनुवासन वस्ती देनी चाहिए, तीक्ष्ण नस्य देना चाहिए, वमन कराना चाहिए, बस्ती अग्निदीपन पाचन द्रव्यों से देनी चाहिए और शिरोविरेचन कराना चाहिए। एंड नेक्स्ट इज अंग ग्रह। अंग ग्रह कब होता है, जब हम सेम वही कंडीशन हृदय ग्रह वाली कि पेशेंट का वेग अवरोध करवा दें आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विरेचन ड्रग्स। इसमें सिम्टम्स क्या आते हैं, पिंडिकोद्वेष्टन, स्तंभ, स्टिफनेस आ जाती है, पेन इन काफ मसल और बॉडी एक्स होती हैं, विपथु, ये सारे सिम्टम्स आते हैं। इसमें जो ट्रीटमेंट रहता है वो है वातहर चिकित्सा, स्नेहन एंड स्वेदन। एंड नेक्स्ट इज जीवादान। ये क्यों होता है, जब कोई पेशेंट अल्प बल वाला होता है, मृदु कोष्ठ वाला होता है और उसे हम अति तीक्ष्ण औषधि से विरेचन करवा देते हैं, ऐसे में सिम्टम्स क्या आते हैं, जो मेंटल स्टेटस रिलेटेड सिम्टम्स आते हैं, मानस लक्षण आते हैं, भ्रम होता है और रक्तस्राव ब्लीडिंग होने लगती है, गुदाभ्रंश मतलब कि रेक्टल प्रोलैप्स होने लगता है और तृष्णा होने लगती है, मूर्छा होने लगती है, मद, ऐसे सिम्टम्स आते हैं। ट्रीटमेंट क्या है, पित्तहर चिकित्सा, पिच्छावस्ती देनी चाहिए और शीतल जल से परिषेक करवाना चाहिए। नेक्स्ट इज विभ्रंश। विभ्रंश भी वही कंडीशन आ जाती है जब पेशेंट को विरेचन द्रव्य एडमिनिस्टर करवाने के बाद हम वेग अवरोध करते हैं या पेशेंट वेग धारण कर लेता है। तो उसमें क्या होता है कि मल तो एक्सक्रीट हो जाता है लेकिन दोष एक्सक्रीट नहीं होते हैं, तो ऐसे केस में गुदभ्रंश हो जाता है, संज्ञा भ्रंश हो जाता है, कंडू, पीड़िका, कुष्ठ रोग, स्किन प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। मतलब कि हमने अगर विरेचन द्रव्य दे दिया है और उसके बाद वेग अवरोध कर दिया है, चाहे वेग अवरोध का कुछ भी कारण हो, तो उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ब्लीडिंग होने लगती है, गुदभ्रंश होने लगता है, मेंटली जो सिम्टम्स होते हैं मानस रोग के, जैसे कि भ्रम है, मद है, संज्ञा भ्रंश है, पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, इवन स्किन डिजीज़ हो जाते हैं, हृदय ग्रह की कंडीशन आती है, सारे सिम्टम्स आने लगते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स मैंने आपको ट्रीटमेंट बता दिए हैं। तो विभ्रंश में क्या ट्रीटमेंट रहेगा, हमने उसको कषाय लेप का प्रयोग करना है और अंतः प्रविष्टि और प्रोलैप्स्ड पार्ट, मतलब कि जो प्रोलैप्स हो चुका है पार्ट, बॉडी से बाहर निकल रहा है, उसको दोबारा से इंसर्ट करना है बॉडी के अंदर। मुस्तक तैल दे सकते हैं, लूद्र चूर्ण प्रयोग करवा सकते हैं, मृदु स्वेद करा सकते हैं, स्नेहन करा सकते हैं, ये सारे सिम्टम्स हैं, ये सारा ट्रीटमेंट है विभ्रंश में। नेक्स्ट इज स्तंभन। स्तंभन का क्या रीज़न है, व्हेन जो स्निग्ध विरेचन जो मैंने आपको पहले बताया था कैस्टर ऑयल से या फिर कैस्टर ऑयल में हरितकी फल चूर्ण का प्रयोग करके विरेचन कराना, तो ऑयल बेस्ड विरेचन योग से जब हम विरेचन करवाते हैं यानी कि स्निग्ध विरेचन कराते हैं, वो स्निग्ध विरेचन जब हम स्निग्ध आतुर को करवा देते हैं तो स्तंभन जैसा सिम्टम प्रोड्यूस होता है, जिसमें वात अवरोध होने लगता है, गुदा स्तंभ जैसी कंडीशन आ जाती है, पेन इन रेक्टल एरिया, गुदा शूल, अल्प मल की प्रवृत्ति होती है। ऐसे में लंघन, पाचन, तीक्ष्ण वस्ती विरेचन करवाना चाहिए। एंड नेक्स्ट इज उपद्रव। उपद्रव तब जब रूक्ष विरेचन हम रूक्ष आतुर को दे देते हैं तब उपद्रव प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि स्तंभन, ठीक है, गात्रग्रह और सर्वांग वेदना, शूल, ऐसे सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। उसमें स्नेहन, स्वेदन, वातहर चिकित्सा करनी चाहिए। एंड नेक्स्ट इज
क्लम मतलब कि इसमें सिम्टम्स आते हैं तंद्रा, गौरव, क्लम दौर्बल्य, अंग अवसाद। तो इसमें ट्रीटमेंट है लंघन पाचन, स्वेद स्नेहन और तीक्ष्ण शोधन। अयोग, अयोग का क्या प्रॉब्लम रहता है, पेशेंट को सिम्टम्स आते हैं जैसे कि अगर अयोग मतलब वही कि जब पेशेंट का दोष बहुलता हो और हम उसे मृदु विरेचन दे देते हैं, तो ऐसे में विभ्रंश, हिक्का, पिंडकोद्वेष्टन, कंडू, उदयशूल, ये सारे सिम्टम्स आते हैं। एंड रोग अनुसार चिकित्सा करनी चाहिए और गोमूत्र से निरोवस्ती देनी चाहिए। अति योग में, अति विरेचन में ट्रीटमेंट है मृदु विरेचन, रक्त पित्त, हर वात, हर चिकित्सा करनी चाहिए। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, आपको अपने पेशेंट में ऑब्जर्व करने होंगे। सम्यक अति योग और अयोग के सिम्टम्स ऑब्जर्व करने होंगे, बाकी सिम्टम्स ऑब्जर्व करने होंगे और अकॉर्डिंगली आपको ट्रीटमेंट देने के लिए, पेशेंट के मैनेजमेंट के लिए रेडी रहना होगा। तो दोस्तों ये थी क्लास विरेचन पे, जिसमें हमने आपको विरेचन डिटेल में बताया है। नेक्स्ट क्लास में हम पश्चात कर्म यानी कि संसर्जन कर्म के बारे में आपको प्रॉपर डिटेल में बताएंगे, समझाएंगे, क्योंकि संसर्जन कर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर। इसी पे आयुर्वेदिक पंचकर्मा ट्रीटमेंट की सक्सेस डिपेंड होती है। एंड उसके साथ ही हम विरेचन के रिगार्डिंग और भी कई बातें आपको बताएंगे जो आपको प्रैक्टिकली काफ़ी यूज़फुल रहेंगी। दोस्तों मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ क्लासेस के रिगार्डिंग फीडबैक दीजिए, हमें रिव्यूज़ अपने पेश करिए कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, कितनी यूज़फुल लग रही हैं, और जो भी आपको डाउट है प्लीज़ मेंशन करिए ताकि हम आपके डाउट जल्द से जल्द क्लियर कर सकें। नमस्कार।